सुप्रभात बच्चों। श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माया शर्मा आज आपके साथ वर्ण विचार के दूसरे भाग वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक आदि विषयों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने वर्ण विचार के पहले भाग में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, इन विषयों को पढ़ा और समझा। तो उसके आगे हम अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कहाँ से? वर्णमाला से। लेकिन इसके साथ हम पिछले विषयों को भी पढ़ते जाएंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार का दूसरा भाग। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे वर्ण विचार के वर्णमाला भाग से। हिंदी की वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, हम अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो बच्चों, हमने जैसे पिछली बार हमने कक्षा में पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को कहते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं वो जिनको हम बिना किसी सहायता के बोल सकते हैं, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता चाहिए होती है। स्वर 11 होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे हम? हिंदी वर्णमाला कि वर्णमाला क्या होती है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला बच्चों, हिंदी की वर्णमाला जिस तरह मोतियों की माला बनती है, उसी तरह वर्णों को मिलाकर वर्णों की माला यानी वर्णमाला बनती है। जिस प्रकार एक मोतियों को पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी तरह वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। और ये वर्ण कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। जब हम इनको मिलाकर लिखते हैं तो वही वर्णमाला कहलाती है। लेकिन ये जो वर्णमाला होती है, ये जो वर्ण होते हैं, ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। निश्चित क्रम का मतलब हम इनको क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं। अगर हम उसे क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखेंगे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। देखिए, यानी कि वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वर्णों का समूह वर्णमाला कहेंगे तो वर्णों का समूह, यानी कि इसमें हमें ये पता नहीं लगता कि हमें वर्ण को क्रम में रखना है या नहीं रखना है। अगर वर्ण क्रम में नहीं होंगे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णमाला कैसे होती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध समूह का मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीरियल वाइज, जिसको हम सीरियल वाइज लिखें, यानी निश्चित क्रम। जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये क्रमबद्ध समूह है। ठीक उसी प्रकार जैसे कै के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ये निश्चित क्रम होता है। जब वर्णों को निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसे ही वर्णमाला कहते हैं। और ये जो वर्णमाला होती है, इसमें स्वर और व्यंजनों का समूह मिला होता है। देखिए, स्वर 11, व्यंजन 33। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, जब ये स्वर और व्यंजन क्रम में लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। बच्चों, वर्णमाला को हम समझ सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण मिले होते हैं, और इन्हीं का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे वर्णमाला वर्णों को मिलाकर बनाई गई माला, जिसमें जो वर्ण होते हैं वो क्रमबद्ध समूह में होते हैं, और स्वर और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। क्या कहेंगे हम उसे? वर्णमाला। जिसमें जो वर्ण होते हैं वो कैसे समूह में होते हैं? क्रमबद्ध, यानी एक निश्चित क्रम में। यदि समूह निश्चित क्रम में नहीं है तो हम उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो बच्चों, ध्यान रखना, वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है। यस, इससे आगे है संयुक्त व्यंजन। बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं
दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि संयुक्त व्यंजन वो होते हैं, संयुक्त का मतलब जुड़कर या मिलकर। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन है। श्रय, त्रय, ज्य, श्रय, ये चार जो वर्ण है इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके बने हैं। कैसे? ये देखिए, क, श, जब ये दोनों अलग अलग व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनता है, श। और हमने ए स्वर इसमें मिला दिया, इसका मतलब ये पूरा हो गया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजन अधूरे होते हैं और व्यंजनों के साथ स्वर जब मिलता है तो वो व्यंजन पूरा होता है। तो क और श जब हम मिलाते हैं तो क्या बना हमारा, श। तय और रे, जब ये दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं तो कौन सा नया व्यंजन बनता है, त्रय। जय और य, जब ये दो व्यंजन अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग व्यंजन जब आपस में मेल करते हैं तो नया व्यंजन क्या बनता है, ज्ञ, यानी ज्ञ से ज्ञानी। और श एंड रे, जब ये दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं तो नया व्यंजन बनता है श्रेय, जैसे कि श्रीमान। तो बच्चों, इस तरह दो अलग अलग व्यंजन मिलने से जो नए व्यंजन बनते हैं उसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन को हम कैसे समझे, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम सीखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है और उसके बाद जो स्वर आते हैं अंग और ऐ, उन्हें हम उनको स्वर नहीं बोल सकते हैं। जो अंग होता है यानी जो बिंदु के रूप में हम जो पढ़ते हैं उसे हम अनुस्वार कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। कैसे? देखिए, अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका जो उच्चारण का मतलब बोलना, हम इसको कैसे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। और इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसके रूप में किया जाता है, बिंदु के रूप में। देखिए बिंदु लगी हुई है, लाइन खींचते, लाइन के ऊपर जो बिंदु आती है उसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। देखिए जैसे ये आपके सामने उदाहरण देखिए, हंस, तो ये जो लाइन हमने खींची है, हंस के ऊपर ये बिंदु दिख रहा है आपको, यही अनुस्वार है। और जब हम इसको बोलते हैं तो इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, इसका बोलना नाक से ही किया जाता है। हंस, अंश, चंदा, तो ये जो शब्द है इनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। और अनुस्वार का प्रयोग किस रूप में हुआ है, बिंदु के रूप में। ये दिख रही है ना आपको बिंदु, आप सभी देख सकते हैं, देखो बिंदु, इनको हम बोलते हैं अनुस्वार। तो बच्चों, अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है और जो स्वर और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मम्मी जी मेरे बालों में कंघी कर दो, तो इस वाक्य में जो कंघी शब्द है उसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं, कंघी नाक से बोला जा रहा है, अंग बिंदु, इसका प्रयोग हमने किस रूप में किया, बिंदु के रूप में। तो अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है और बिंदु के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार। ठीक इसी प्रकार होता है अनुनासिक। अनुनासिक को आप चंद्र बिंदु के रूप में मान सकते हो। किस रूप में मान सकते हो, चंद्र बिंदु। अनुनासिक को हम कैसे समझेंगे, अनुनासिक यानी इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है। बच्चों, हमने इससे पहले जो अनुस्वार पढ़ा था उसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, लेकिन जो अनुनासिक होते हैं इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है। और इसका प्रयोग हम चंद्र बिंदु, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जहाँ से आपको ये नजर आ रहा है जो चंद्र बिंदु है, इस रूप में हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। याद रखना, अनुस्वार जो होता है वो हमेशा एक बिंदु के रूप में प्रयोग होता है, जबकि अनुनासिक एक चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आंख, गांव, सांप, ये क्या है, ये सभी अनुनासिक है जिनका उच्चारण या जिनको हम किस तरह से बोलते हैं, नाक और मुंह का प्रयोग, जिसमें नाक और मुंह दोनों की सहायता से इसको उच्चारण किया जाता है।
आइए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। दादाजी, चांद कितना चमक रहा है। तो देखिए जो चांद शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। ये चंद्र बिंदु क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे अनुनासिक। तो बच्चों, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है और इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी उदाहरण में देखा, ये सब क्या है? ये अनुनासिक है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? जो अनुस्वार होते हैं उनका उच्चारण नाक से किया जाता है और हम जब उनको लिखते हैं तो बिंदु के रूप में लिखते हैं। जो शिरोरेखा होती है, जो भी शब्द होता है, जो भी वर्ण होता है, उसमें हम बिंदु के रूप में उसका प्रयोग करते हैं और उसका उच्चारण नाक से किया जाता है। जैसे पतंग, हंस, अंश, ये सब क्या है? ये अनुस्वार शब्द है, यानी कि अनुस्वार का इन्हीं में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार अनुनासिक, यानी कि इसका जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है और इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में। एक चांद और उसके ऊपर बिंदु, इसको हम चंद्र बिंदु कहेंगे। जैसे आंख, गाम और सा। तो बच्चों, आपने देखा अनुस्वार और अनुनासिक किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है और इनका प्रयोग हम इनकी अंतर के आधार पे कर सकते हैं। यानी कि अनुस्वार जो कि बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उच्चारण नाक से होता है, उसी प्रकार अनुनासिक इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है और इसका प्रयोग हम चंद्र बिंदु के द्वारा करते हैं, जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा और समझा। तो चलो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि भाषा किससे बनती है। हमने पढ़ा था मुंह से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, यानी वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। उसके बाद वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता चाहिए होती है। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है, यानी कि जब हम स्वर और व्यंजन को क्रम में लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं और निश्चित क्रम में होना ही उन्हें वर्णमाला में परिभाषित करता है। तो यानी कि वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमने अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ा। अनुस्वार का मतलब इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं और इसका प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अंश, हंस, कंस आदि जो शब्द हैं वो अनुस्वार में ही इनका प्रयोग किया गया है। अनुस्वार यानी बिंदु रूप में ही अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, जबकि जो अनुनासिक होते हैं इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है और इनका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में होता है। अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि हमने उदाहरण पढ़े थे, अनुनासिक के जो उदाहरण थे जैसे सांप, गांव, चांद, ये सब क्या है? ये सब अनुनासिक चंद्र बिंदु का हमने प्रयोग किया है और इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों तरह से किया जाता है। बच्चों, आज हमने अपनी कक्षा में वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक को पढ़ा और समझा। आप सभी इन सब का अभ्यास करना और लिखित अभ्यास के द्वारा अच्छे से समझने की और भी कोशिश करना। हम अगली कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।